हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैनंद कुमार ठाकुर और आपका स्वागत करता हूं polytechhub.com में। और मैं आपको अभी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। तो छात्रों, आप चाहे स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब से, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं polytechhub.com के ऐप से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फिलहाल अभी आप है ना जो वीडियो देख रहे हैं, आप जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, आप लोग कुछ सीखिए, राइट स्टूडेंट्स, कुछ सीखिए। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा है ना थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में फिक्स बीम मैं पढ़ाऊंगा। मैं सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुका हूं। मैं ये तीसरा यूनिट है जो कि फिक्स बीम का है, मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूं, राइट स्टूडेंट्स। आप लोगों से एक बेहतर गुजारिश ये है कि आप लोग है ना जो इस यूनिट को पढ़ने आए हैं तो आपके पास ये शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अलावा स्लोप और डिफ्लेक्शन का जो यूनिट था उसका आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इफ अनलेस यू हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस प्रीवियस 2 यूनिट्स देन यू कांट सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिक्स बीम ऑल्सो। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा फिक्स बीम, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो होंगी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा, इसीलिए आप लोग है ना इस बीम को पढ़ते हुए थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग सावधानी बरतेंगे, राइट। चलिए, तो मैं अब शुरू करता हूँ फिक्स बीम के बारे में। स्टूडेंट्स, फिक्स बीम के बारे में शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बताया कि जो आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है उसमें मैंने इससे पहले पढ़ाया था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में मैंने जो भी कंसेप्ट पढ़ाया था आप उसको लॉक करके रखिए अपने दिमाग में, क्योंकि उस कंसेप्ट का आपको बराबर यूज आएगा इस चैप्टर में, राइट। चलिए, तो पर मैं बात करता हूँ फिक्स बीम है क्या। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर आप सपोर्ट की दुनिया में जाए तो आपको है ना बहुत सारे सपोर्ट्स मिल जाएंगे, है ना। सपोर्ट्स इतने हैं उसको मत पूछिए, लेकिन आप लोग है ना मेनली 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट, ठीक है। मेनली हम लोग कितने पास टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं? रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट का जो स्टूडेंट्स डायग्राम होता है, रोलर सपोर्ट का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा स्टूडेंट्स कि हाँ गुड। रोलर सपोर्ट जो होगा स्टूडेंट्स, ये मान चलिए कोई बीम है, तो अगर यहाँ पर रोलर सपोर्ट लगने का मतलब होता था यहाँ पर हम लोग क्या लगाते थे स्टूडेंट्स, है ना, रोलर लगा देते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जब हम रोलर लगा देते थे तो इस प्रकार का सपोर्ट जो होता था उसको हम लोग रोलर सपोर्ट बोलते थे। और इस रोलर सपोर्ट में क्या होता था स्टूडेंट्स कि उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन होता था, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल और मोमेंट रिएक्शन। न हॉरिजॉन्टल का रिएक्शन था न मोमेंट का रिएक्शन था, आप लोगों ने जाना होगा। इसी प्रकार से मेरे पास था एक हिंज सपोर्ट, उसके पास न डायरेक्शन का ये उसके पास क्या था, वहाँ पर मोमेंट का रिएक्शन नहीं था, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन 0 था वहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात होती है स्टूडेंट्स की जो मेरा फिक्स सपोर्ट है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करना चाहूँगा, है ना। जो स्टूडेंट्स क्या है मेरा, जो मेरा फिक्स सपोर्ट है उसके बारे में अभी चर्चा करना चाहूँगा, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई बीम है तो ये बीम के अगर इस साइड में हम ऐसा सपोर्ट लगाते हैं तो ये जो स्क्रीनशॉट होगा जॉइंट का, उस स्क्रीनशॉट का एक आप नाम दे सकते हैं, क्या स्टूडेंट्स नाम दे सकते हैं आप, है ना, फिक्स्ड सपोर्ट नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप अभी कुछ लिखिएगा नहीं, जो चीज़ें मैं कहूँगा आप उसी चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। मैंने समझाया क्या, मैंने समझाया फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट ये चीज़ होता है, राइट। चलिए, तो फिक्स सपोर्ट में होता क्या है स्टूडेंट्स, फिक्स सपोर्ट में इस सपोर्ट के पास ऐसा शक्ति होता है कि किसी मोमेंट को रेसिस्टेंट कर सकता है, मतलब कि ये मोमेंट के रिएक्शन की शक्ति होती है इसके पास। दूसरी बात, इस पर कोई वर्टिकल मोमेंट नहीं हो सकता है, एज वेल एज कोई हॉरिजॉन्टल मोमेंट है ना नहीं हो सकता है। मतलब कि इसके पास 3 रिएक्शन होंगे, एक तो होंगे है ना वर्टिकल रिएक्शन, एक तो होंगे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक होंगे मोमेंट के अगेंस्ट रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब बात आपके पास ये आती है कि इस प्रकार का जो सपोर्ट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फिक्स सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। अब बात ये है कि जो आपका फिक्स बीम है उसमें जो सपोर्ट होते हैं वो फिक्स सपोर्ट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फिक्स सपोर्ट होते हैं। आपके नज़र में ये बीम होगा, अभी आप इसको अगर देख रहे होंगे तो इस बीम में मैं आपको बताने जाऊँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो बीम है वो इसका दोनों जो ये सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट एज वेल एज ये सपोर्ट, दोनों क्या है स्टूडेंट्स, दोनों फिक्स सपोर्ट है। मतलब कि इस दोनों इन पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एज वेल एज द मोमेंट रिएक्शन होगा, राइट। चलिए, ये कंसेप्ट आप लोग अभी लॉक कीजिए, ठीक है। तो सपोर्ट के बारे में आपने जाना कि कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं और इसके रिस्पेक्टिव रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं ये क्या करता हूँ सबको है ना इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को
कुछ स्पेस दे पाऊँ यहाँ पर। चलिए, तो ये आप लोग समझ चुके हैं, ठीक। चलिए, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये फिक्स बीम का एनालिसिस। आपको ये समझ में आया क्या फिक्स बीम क्या है? ये बीम, इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। इसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, ए बीम, है ना, which have end supports built up, है ना, built up और restrained, है ना। लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? restrained, और क्या लिख सकते हैं, है ना, built up और restrained, है ना। और लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, आप ये कहिए स्टूडेंट्स, दैट इज, है ना, द both in supports आर क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आर फिक्स्ड। इस प्रकार के बीम को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फिक्स बीम कहेंगे। बात समझ में आई? आपको फिक्स बीम का डेफिनेशन समझ में आया होगा। फिक्स बीम क्या होता है? रेजिस्टेंट कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसमें कोई घुमाव नहीं होगा। उसके अलावा अगर बात किया जाए, बिल्टअप कहने का मतलब होता है कि वो एकदम जकड़ा हुआ रहेगा, या ये कहिए कि इस पर कोई घुमाव नहीं हुआ कहीं से, तो उसको कहेंगे रेजिस्टेंट। या उसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं बिल्टअप, या उसी चीज़ को बोल सकते हैं फिक्स्ड सपोर्ट, राइट। तो ये तीन चीज़ें है ना, एक ही मीनिंग को दर्शा रही है यहाँ पे, है ना। इसीलिए मैंने तीन चीज़ों को और डिटेल्स करके लिखा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका फिक्स बीम का डेफिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिक्स बीम का डेफिनेशन लिखते हुए आप लोग ये फिगर बना लीजिए, ठीक है। ये फिगर आप लोग बना लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये बताइए, ये फिगर बना लीजिएगा और उसमें कुछ स्पेस रखिएगा स्टूडेंट्स। मान लीजिए अगर इस बीम पर मैं ये लोड लगाऊं, है ना, ये लोड लगाऊं, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? अगर आप डिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़े हैं तो आप थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं। क्या आप जानते थे कि कोई कैंटिलीवर बीम था, अगर कोई कैंटिलीवर बीम था, उस बीम पर इस प्रकार से लोड लगता था तो उसका जो डिफ्लेक्शन कर्व होता था, क्या होता था स्टूडेंट्स? ये इस प्रकार का कर्व होता था, डिफ्लेक्शन कर्व। मतलब कि इसका जो फिक्स सपोर्ट था, उस फिक्स सपोर्ट के पास, है ना, इसका डिफ्लेक्शन 0 होता था, है ना, ये कैंटिलीवर बीम में आपको याद होना चाहिए। और इसीलिए मैं बाउंड्री कंडीशन लगाता था, s = 0 पर, है ना, y = 0 होता था। इसके अलावा, है ना, dy/dx भी इस पर 0 होता था। मैंने ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, है ना, यूनिट नंबर 2 में। आप लोग इस चीज़ को याद रखिए, लिखिएगा नहीं, ठीक है। चलिए, अगर इस कंसेप्ट के आधार पर मैं चलूँ यहाँ पे, तो इस बीम का अगर डिफ्लेक्शन कर्व मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, तो इस बीम का डिफ्लेक्शन जो होगा स्टूडेंट्स कुछ इस मायने में आपको दिखेगा ना। इस बीम का जो डिफ्लेक्शन कर्व होगा कुछ इस मायने में आपको, है ना, इस बीम का डिफ्लेक्शन कर्व जो है स्टूडेंट्स कैसे दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बीम है कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो मैं आपको बताया हूँ इसको मैं सिंगल लाइन से बताता हूँ ताकि, है ना, देयर शुड बी नो एनी कन्फ्यूजन, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंगल लाइन से समझिए इसको। चलिए, ये जो बीम होगा इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पर भी 0 होगा डिफ्लेक्शन, इस पर भी 0 होगा डिफ्लेक्शन। उसके अलावा, है ना, यहाँ पर जो बीच जहाँ पॉइंट लोड लग रहा है वहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट को बात को यहाँ पर ये लॉक करूँगा कि अगर इसका स्पान L लेंथ L था, ठीक है, तो इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व कुछ इस प्रकार का हो सकता है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हो सकता है आपके मन में ये मैं संशय पैदा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये संशय पैदा करना उचित है मेरे लिए। चलिए, आपको यहाँ समझ में आया कि इस बीम का जो डिफ्लेक्शन कर्व कुछ, अगर ये P लोड लग रहा है तो P लोड लगने के कारण अगर ये सपोर्ट A है, ये सपोर्ट B है, तो कुछ डिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्शन कर्व होगा इसका, है ना स्टूडेंट्स। समझ लिए आप लोग। चलिए, अब इसको समझ लिए तो अब हम लोग, है ना, एक हेडिंग लगाएंगे, है ना, स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड बीम। क्या एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड बीम स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट्स,
कि जो जितनी चीज़ें इस पर लिखी गई हैं, है ना, उसको नोट कर लीजिए। पहले आप लोग फिक्स बीम लिखिए, उसके बाद उसका डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसका एक हेडिंग लगाते हैं, है ना, एनालिसिस ऑफ क्या, फिक्स बीम। मैं एक हेडिंग लगाऊंगा, एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम। एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम में हेडिंग लगाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्या मैं हेडिंग लगा रहा हूँ स्टूडेंट्स? हाँ, एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड, ये मेरा हेडिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस हेडिंग पे मैं अभी काम करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग ये समझिए कि ये जो बीम है ना, फिक्स बीम, ये जो बीम है वो बीम जो होगा स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ट्रीट करेंगे एनालिसिस करने के लिए। इस बीम को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांटेंगे बच्चों, है ना, 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये आपको दिख रहा है, इसको मैं कितने भागों में बांटूंगा? मैं 2 भागों में बांटूंगा। क्या करूंगा स्टूडेंट्स? देखिए, ये जो आपका फिक्स बीम है, मैं इसको क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इसको मैं 2, है ना, बीम के रूप में एज्यूम करूंगा। एक मैं समझ लूंगा कि ये मेरा बीम जो है, एक इसको मैं समझ लूंगा सिंपली सपोर्टेड बीम समझूंगा, ठीक है। चलो, ये है एक रिएक्शन, ये है एक रिएक्शन। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ये लोड P लग रहा है, ये दिखा दिया मैं। चलिए, और ये पॉइंट A है, ये नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया स्टूडेंट्स B, इसके लोड लग रहा था P। इस बीम को मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेज में, है ना, स्टेज 1 जो था स्टूडेंट्स, स्टेज में 1 में मैंने माना क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम माना। क्या माना है स्टूडेंट्स? सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। स्टेज 1 में मैंने क्या माना, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम माना, ठीक है। उसके अलावा ये बीम मेरा पहले से था फिक्स बीम, तो मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स, इस बीम में से ये जो बीम है मेरा आप एक्चुअली अगर आप यहाँ पर देखें तो इस फिक्स बीम में यहाँ पर एक रिएक्शन होगा M का, इसका भी रिएक्शन होगा, MA और MB का रिएक्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ पहले, है ना, पहले मैं ये करता हूँ कि जितना भी सिंपली सपोर्टेड का केस होगा उसको कंसीडर करूँगा। आप यहाँ से ये समझिए कि अगर मैं इस बीम में से सिंपली सपोर्टेड बीम को निकालूंगा तो यहाँ का वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ का वर्टिकल रिएक्शन और लोड मेरे पास निकल के चला आएगा। स्टूडेंट्स कुछ बच जाता है, बचेगा क्या स्टूडेंट्स? अगर आपके पास ये बीम का स्पान था तो आपके पास यहाँ पर बन रहा है रिएक्शन एट A बच रहा है ना, क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, है ना, मोमेंट एट A बच रहा है, MA बच रहा है। उसके अलावा, है ना, मोमेंट एट B, MB बच रहा है, ठीक है। क्या बच गया? MA और MB बच गया आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, है ना, स्टेज 2 था स्टूडेंट्स, है ना, उसमें मैंने सिर्फ क्या किया स्टूडेंट्स, इस बीम को सिर्फ मोमेंट से, है ना, सब्जेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, है ना, इसको मैं कहूँगा, मैं क्या, है ना, इसको मैं समझ लेता हूँ फिक्स्ड मूवमेंट, ठीक है ना। इस केस को आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना, इस केस को आप समझ सकते हैं, है ना, इस केस को आप समझ सकते हैं, है ना, फ्री मोमेंट, फ्री मोमेंट आया समझ में स्टूडेंट्स। फर्स्ट केस को मैं फ्री मोमेंट कहूँगा, सेकेंड को मैं फिक्स्ड मोमेंट कहूँगा। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस बीम को मैं अगर मोमेंट से फ्री कर दूंगा तो ये बीम जो होगा स्टूडेंट्स, है ना, मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, ये मेरा फिक्स बीम था, इस बीम में से मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स्ड मोमेंट का जो रिएक्शन है उसको रिलीज कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, तो ये जो मेरा बीम बच जाएगा फाइनली, वो मेरा बच जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम, राइट। बचेगा कि नहीं बचेगा? एक्चुअली यहाँ से क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स, आप इसमें से मोमेंट हटा लो। कहने का मतलब आप इसमें से अगर मोमेंट हटाओगे तो ये जो सपोर्ट का नेचर है वो हिंज सपोर्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? हिंज सपोर्ट में बदल जाएगा। अगर ये सपोर्ट का नेचर हिंज सपोर्ट में बदल जाएगा तो आप कह सकते हो कि जो मेरा जो बीम बचेगा इधर, वो मेरा बच जाएगा क्या, वो बचेगा मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। इतना बात समझ में आना चाहिए। उसके अलावा मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस बीम को मैंने इसमें तोड़ दिया, उसके अलावा इसमें तोड़ दिया, ठीक है। इसमें और इसमें तोड़ने के बाद मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स,
तो ये चीज़ ये कैसे टूटा है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या किया है, ये पहले मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम में इसको एज्यूम कर लिया और इसको उसके बाद बचा हुआ जो रिएक्शन था उसमें एज्यूम कर लिया। ये पॉइंट इसमें मेरा था ए, इसमें भी पॉइंट ए, ये था मेरा बी। तो ये रिएक्शन एट ए था, मोमेंट एट ए था, मोमेंट एट बी था। इतना बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, बेहतर चीज़ है, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चलिए। तो स्टेज 1 स्टेज 2 समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब जो है इस चीज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे स्टूडेंट्स। अब आपके पास है ना शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कंसेप्ट यूज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या यूज करेगा? शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आपके पास यूज करेगा। तो मैंने इसमें क्या किया स्टूडेंट्स, एनालिसिस करने के लिए मैंने क्या किया है ना, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, द फिक्स्ड बीम is assumed in, है ना स्टूडेंट्स, द फिक्स्ड बीम इज, आप ये लिखिए यहाँ पे, considered in the given, चूंकि मैं यहाँ पर चीज़ें बगल में लिख रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा गिवन एडजेसेंट स्टेजेस एंड एडजेसेंट, चूंकि एडजेसेंट यानी साइड में कितने स्टेजेस में है स्टूडेंट्स, एडजेसेंट है ना 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में मैं इसको क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, डील कर रहा हूँ, है ना। इन फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट में मैंने ये करा, इन फर्स्ट स्टेज क्या किया मैंने स्टूडेंट्स, द बीम इज एज्यूम्ड एज, मैंने क्या माना स्टूडेंट्स, सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम माना। और ये सिंपली सपोर्टेड जो बीम है स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, फ्री फ्रॉम मोमेंट था मेरा। ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम था क्या था, फ्री मोमेंट से फ्री, मैंने ये समझा था। सेकेंड स्टेज में मैंने क्या था, इन सेकेंड स्टेज, है ना, सेकेंड स्टेज था स्टूडेंट्स, उसमें मैंने क्या किया था, द बीम इज ओनली subjected है ना, ओनली सब्जेक्टेड विथ, क्या स्टूडेंट्स, बीम को मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली सब्जेक्ट कर रहा हूँ किससे, है ना, फिक्सेड मोमेंट से। इतना बात समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए, तो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, मैंने बीम को 2 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट जो है सिंपली सपोर्टेड का है, दूसरा पार्ट जो है ना, वो फिक्स्ड मोमेंट का है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो इतना लिखने के, ये सब चीज़ आप जरूर लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप जरूर लिखिएगा चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम, कि ये जो मेरा ये जो 2 केस मिला है, इस दोनों का हम लोग, है ना, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचेंगे। चलिए, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों का हम लोग, है ना, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचेंगे। पहला था स्टूडेंट्स, ये पहला था मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना, ए है, बी है ना, ये पॉइंट लोड कहीं लग रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉइंट लोड सेंटर में लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहीं लोड लग रहा था, लोड का नाम था पी, ठीक है स्टूडेंट्स। या फिर आप लोग लोड का नाम जो पी दे रहे हैं, उससे बढ़िया है कि लोड का नाम आप लोगों डब्लू देंगे। तो अगर डब्लू देंगे तो आपको जो डब्लू मैं इसीलिए दे रहा हूँ, आपको जो भी फार्मूला मिलेगा, है ना, रिलेटेड बुक्स में, है ना, आपको इसी से संबंधित फार्मूला मिलेगा जिसमें पी यूज किया रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ, जिसमें डब्लू यूज किया रहेगा, तो इसलिए मैं भी डब्लू लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है। अब ये जो मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर आप इसका, है ना, क्या खींचना चलिएगा, अगर इसका आप खींचना चलिएगा, ये समझ लीजिए कि मैं इसका अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं स्टूडेंट्स? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए, तो इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचेंगे तो कैसा होगा, ये मेरा बेस लाइन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर ये डब्लू है तो ये रिएक्शन कितना होगा, डब्लू एल बाई, है ना,
W है, अगर ये डिस्टेंस अगर सेम डिस्टेंस में नहीं है तो उसके अनुसार रिएक्शन चेंज कर जाता है। मैंने बताया था अगर A पर है तो WAB/2 हो जाएगा, L होगा। तो मैं इसमें मान लेता हूँ क्या है, यहाँ पर रिएक्शन है RA है ना, और यहाँ पर रिएक्शन है RB। मैं मान लेता हूँ क्या, रिएक्शन है RA और रिएक्शन है RB इस केस में, कहाँ पे, ये। चलिए मैंने इस सिंपली सपोर्टेड केस में मान लिया कि जो सपोर्ट रिएक्शन है RA है और सपोर्ट रिएक्शन RB है, कम से कम पॉइंट A और पॉइंट B पे। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका है ना, इसका मैं अगर आपको बताऊं, इसका मैं अगर बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम खींचने चलूँ तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा है ना, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा है ना, समथिंग ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। इस प्रकार से इसका डायग्राम, चूंकि लीनियर डायग्राम होगा है ना, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन डायग्राम होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन डायग्राम। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स मैक्सिमम मोमेंट है ना। चलिए तो ये क्या है इसका जो, अच्छा चलिए ये बात बताइए आप लोग, ये जो डायग्राम बनेगा वो कैसे डायग्राम बनेगा, सैगिंग बनेगा कि हॉगिंग बनेगा। तो आप ये यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, किसका जो डायग्राम बनेगा ये सैग करेगा, क्या करेगा, सैग करेगा। तो ये पॉजिटिव मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा है ना। वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव है ना, प्लस VE पॉजिटिव हो गया। तो ये क्या स्टूडेंट्स है ना, ये है मेरा BMD यानी इसको क्या हो जाता है, BMD ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स है ना, SSB या फिर ये कहिए आप है ना, BMD ऑफ है ना फ्री मोमेंट। BMD क्या है, फ्री मोमेंट बीम का है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका BMD निकाल लिया, फ्री मोमेंट बीम का। सिमिलरली मेरे पास सेकेंड जो केस था वो कुछ इस प्रकार का था, और मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, सेकेंड केस में मेरे पास ये पॉइंट A था, मेरे पास ये पॉइंट B था, और यहाँ पर MA मोमेंट लग रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, MA मोमेंट लग रहा है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A यहाँ पर जो मोमेंट लग रहा है स्टूडेंट्स, क्या लग रहा है, ये MB मोमेंट लग रहा है। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो लोड लग रहा है, और तो ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम था स्टेज 1 का है ना, और ये मेरा था स्टेज 2। अगर इसका मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना चलूँ तो कैसा होगा स्टूडेंट्स, इसका मैं अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचना चलूँ तो ये कोई बेस लाइन होगा, यहाँ पर मोमेंट की इंटेंसिटी मान लेते हैं MB है, यहाँ पर जो मोमेंट की इंटेंसिटी है वो क्या है स्टूडेंट्स, ये कैसे हो रहा है, हाँ चलो, यहाँ पर जो मोमेंट की स्थिति है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लेते हैं, चलो इससे लिखो, यहाँ पर जो मोमेंट की स्थिति है मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो मोमेंट की स्थिति है मान लेते हैं इससे बड़ा मोमेंट MA है। देखो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इससे बड़ा मान रहा हूँ। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि MA है MB से बड़ा। क्या स्टूडेंट्स, MA MB से बड़ा है। क्या स्टूडेंट्स है, MA जो है MB से बड़ा है ना। लेट सम वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया, MA जो है स्टूडेंट्स उसको माना कि ये MB से बड़ा है, तो MB का इंटेंसिटी इतना ही होगा स्टूडेंट्स, MA का इंटेंसिटी इतना हो जाएगा, और इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको जो मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, आपको मैं जो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो डायग्राम जो होगा ये मेरा
स्टूडेंट्स है ना निगेटिव डायग्राम होगा। कैसा होगा? निगेटिव डायग्राम होगा। क्यों होगा निगेटिव? एक्चुअली ये देखिए, ये जो मेरा मोमेंट लग रहा है, ये जो मेरा मोमेंट लग रहा है, दोनों मोमेंट चाहेगा कि इस बीम में हम लोग सैग ऐसा केस लाए, और ये जब ये हॉग आ जाएगा, और जब ये हॉग आता है तो हॉगिंग मोमेंट को हम लोग क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? निगेटिव लेते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए ये मोमेंट m जो है ma और mb दोनों मिलके हॉगिंग इफेक्ट दे रहा है। दैट इज वाई मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने निगेटिव डायग्राम माना। स्टूडेंट्स आप लोग जो फोर्थ सेमेस्टर में रहे होंगे, तो फोर्थ सेमेस्टर में जब रहे होंगे तो कोई बीम रहा होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रहा होगा और इस प्रकार का रहा होगा, तो इस प्रकार से अगर खींचते होंगे तो आप कहते होंगे कि ये मेरा डायग्राम इसका बनता था, और जैसे मैंने उसमें खींचा, और ये जो मेरा बेस लाइन से ऊपर जो है मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ऐसा आप लोग सेमेस्टर नंबर 4 में पढ़े थे, है ना। मैं कंसेप्ट वही रखूँगा क्या, कि जो मेरा अगर ये बेस लाइन है, ये क्या है? बेस लाइन। ये क्या है स्टूडेंट्स? बेस लाइन है। तो बेस लाइन से ऊपर की चीज़ें पॉजिटिव लेता था, और ये जो मोमेंट्स होता था स्टूडेंट्स, ये सैगिंग मोमेंट होता था। ये सेमेस्टर नंबर 4 में आप लोग पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये समझ लीजिए कि मेरा बेस लाइन से ऊपर का जो मोमेंट होता है उसको हम लोग सैगिंग मोमेंट लेते हैं, और बेस लाइन से नीचे का जो मोमेंट होता है स्टूडेंट्स, है ना, उसको हम लोग हॉगिंग मोमेंट लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स निगेटिव डायग्राम, है ना। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? निगेटिव। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका नाम लेते हैं हम लोग, बोलते हैं हॉगिंग मोमेंट। हॉगिंग मोमेंट बोलते हैं इसको। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो दो मोमेंट हो जाएगा, एक हो गया सैगिंग मोमेंट, एक हो गया हॉगिंग मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या किया कि ये जो अगर मेरा बेस लाइन था, ये क्या है स्टूडेंट्स? मेरा बेस लाइन। बेस लाइन से ऊपर ही मैं, है ना, निगेटिव मोमेंट को ले लिया, है ना। आपको इच्छा है तो आप नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहे तो आप इसको नीचे भी ले लीजिए, आप कहिएगा तो मैं इसको नीचे लेकर दिखाता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, मैं इसको नीचे ही लेकर दिखाऊंगा, लेकिन आपको अगर मैं नीचे लेकर दिखाऊंगा तो फिर आपके साथ एक समस्या आने खड़ी हो जाएंगी, है ना। इसीलिए मैं अभी ऊपर लेकर मैं दिखा रहा हूँ। मैं क्या समस्या खड़ी होती मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको ऊपर ही रहने देता हूँ, जस्ट, है ना, एज्यूम इट कि मेरा जो ऊपर जो है, ये मेरा जो है क्या है नेगेटिव मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है स्टूडेंट्स। देखिए मैं टाइम ले रहा हूँ समझाने में, इसलिए टाइम ले रहा हूँ कि बच्चे समझते ही नहीं है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने क्या किया, बीम को दो पार्ट में कंसीडर किया। स्टेज नंबर 1 था मेरा, स्टेज नंबर 1 पिछला वाला चैप्टर से स्टेज 1, ये स्टेज 2 था, स्टेज नंबर 2 है, ठीक है। अब स्टेज 1 का मैंने बीएमडी डायग्राम खींचा, स्टेज 2 का मैं बेंडी मोमेंट डायग्राम खींचूंगा। तो बेंडी मोमेंट डायग्राम खींचा तो मेरे पास ऐसा आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर मान लिया था कि एम ए जो है स्टूडेंट्स वो बड़ा है एम बी से, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है, एम ए है एम बी से बड़ा। चलो अब एम ए है एम बी से बड़ा तो क्या क्या होगा, ठीक है। चलो इसको पहले समझते हैं। तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, इरेज करूँगा। क्या इरेज करूँगा, देखो ये मैं समझा रहा था, है ना। तो ये सब फटाफट इरेज करो। एम बी से बड़ा है, स्टेज 2 था, स्टेज 1 में मैंने समझाने के लिए लिखा था। चलो आते हैं मुद्दे पर। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, एम ए एम बी से बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ये जो बीम दिख रहा है आपको, इस बीम में मैंने ये कह दिया कि एम ए जो है एम बी से बड़ा है, ठीक है। क्या है, एम ए एम बी से बड़ा है, मैंने ये कह दिया। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एम ए एम बी से बड़ा कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये मेरा था एम ए और एम बी से बड़ा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए, ठीक है। ये मेरा बीम है, यहाँ पर मैं एम ए लगाया हूँ, यहाँ पर मैं लगाया हूँ एम बी। ये एम ए है और ये है एम बी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एम ए है और ये एम बी है, ठीक। मैं ये कह रहा हूँ कि एम बी जो है एम ए से छोटा है, मतलब कि एम ए से बड़ा एम बी। मान चलते हैं यहाँ पर एम ए की वैल्यू है 10 न्यूटन मीटर, मोमेंट है तो न्यूटन मीटर में होगा, और ये मान लेते हैं ये 10 न्यूटन मीटर है
और ये मान लेते हैं ये 5 न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये है इससे बड़ा। अब ये बताओ आप लोग, इसकी इंटेंसिटी क्या है? ये चाहता है बीम को ऐसे घुमाएं और ये बेचारे चाहते हैं बीम को हम ऐसे घुमाएं। ठीक है, तो अगर मान चलिए इधर से ऐसे घुमाने की ताकत अगर बीम में ज्यादा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है कमजोर पड़ जाएगा और बीम चाहेगा कि हम ऐसे घूमें। ठीक है स्टूडेंट्स, बीम कैसे चाहेगा? हम ऐसे घूमें। तो बीम अगर इस फोर्स के इफेक्ट में ज्यादा घूमना चाहेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको रिएक्शन तो लगाना पड़ेगा, तभी जाके बीम मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि बीम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मोमेंट मेरा ये ज्यादा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मोमेंट कम आ रहा है, ये बात मैं मान लिया। ये डिपेंड करेगा कि मेरा इस पर लोड जो एप्लीकेशन हो रहा है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, जहाँ मेरा जो जिस सपोर्ट के नजदीक और जिस सपोर्ट के दूर लग रहा है लोड, उसके अनुसार मेरा मोमेंट है ना वेरी कर रहा है कि अगर इस पर कम आ रहा है, इस पर ज्यादा आ रहा है, व्हाट एवर द लोड क्राइटेरिया, उसको भूल जाओ। मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि मोमेंट अगर मोमेंट एट बी से ज्यादा है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मोमेंट एट ए चाहेगा कि अपनी पक्ष में हम बीम को घुमाएं। इसका पक्ष ये है, इसका साइड ये है कि बीम को ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, ऐसे। अगर ये बीम ऐसे था तो चाहेगा कि इस बीम को हम लोग है ना ऐसे घुमाएं, मतलब कि इस बीम को ऐसे ले जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए 10 न्यूटन मीटर है, ये मान लीजिए 5 न्यूटन है। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर कम लग रहा है। अब ये बताओ यहाँ पर कितना ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर कितना ज्यादा लग रहा है, यहाँ पर MA पर कितना ज्यादा लग रहा है, डिफरेंस क्या है? उतना ही ज्यादा लगेगा। मतलब कि MA पर जो मोमेंट की जो वैल्यू ज्यादा है वो क्या है, MA माइनस MB को घटाने के बाद मिलेगा। मतलब कि 10 में से 5 को घटाएंगे उतना ही ज्यादा है ये MA। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 12 होता है, ये 5 होता है, तो 12 में से 5 घटा देते तो 7 मिलता हमको। ये मोमेंट जो होता है 7 न्यूटन मीटर ज्यादा होता है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये मोमेंट अगर मेरा 7 न्यूटन ज्यादा है तो 7 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा फोर्स होना चाहिए। फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 7 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा फोर्स होना चाहिए, एक्स्ट्रा रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो स्टेज नंबर 1 देख रहे हैं इसमें तो आप देख रहे हैं कि जो ये W है उसी का रिएक्शन है। ये RA प्लस RB आप जोड़िएगा, यहाँ पर आप बिल्कुल लगा सकते हैं RA प्लस है ना, RA प्लस RB इक्वल्स टू है ना क्या W, आप लगा सकते हैं यहाँ पर कंडीशन। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन लगाएंगे? फिक्स बीम है, ये जो मेरा फिक्स मोमेंट हम लिए हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, MA की जो वैल्यू है MB से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो MA माइनस MB ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? MA माइनस MB ज्यादा है। इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब जो है स्टूडेंट्स देखिए, अब MA माइनस MB इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा फोर्स इफेक्ट में आ रहा है इसके द्वारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके है ना इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग फोर्स रिएक्शन लगाना शुरू करेंगे। तो आप ये बताइए कि अगर बॉडी ऐसे घूमना चाह रही है तो इसको काउंटर करने के लिए हम चाहेंगे कि बॉडी के इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं, चाहेंगे ना, बॉडी के इसके अपोजिट, बॉडी को चाहेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। ये समझ में आ रही है आपको? हम चाहेंगे कि बॉडी को इसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये बॉडी ऐसा घूम जाएगा है ना, तो हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स किसी एक पॉइंट पर तो लगा नहीं सकते हैं, इसलिए हमको बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा है ना, बैलेंस रिएक्शन लगाना पड़ेगा मूवमेंट के लिए। और वो क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स देख लीजिए। ऐसे कि अगर मान चलिए यहाँ पर फोर्स ज्यादा है और ऐसे ऐसे घुमा रहा है तो हमको चाहिए ऐसे घुमाने वाला। तो अगर मैं ये एक फोर्स डाउनवार्ड यहाँ लगा दूं और एक फोर्स अगर अपवार्ड में यहाँ लगा दूं, ठीक है, मैं क्या किया, एक डाउनवार्ड यहाँ लगा दिया, एक बार अपवार्ड यहाँ लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी जितनी इंटेंसिटी है R, इसकी भी इंटेंसिटी मैं R मान लेता हूँ, मैंने लगा दिया इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी इंटेंसिटी जितनी है उतनी इसकी इंटेंसिटी है मैंने लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसमें से इरेज कर लेते हैं है ना, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हाँ है ना, एक और इरेज कर ले। ठीक है, तो साफ देखिएगा। ठीक है, चलो
तो आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट ये है, मैंने जैसे मैं आर लगाऊंगा यहाँ, तो मुझे मैं अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर लगा रहा हूँ तो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ आर लगा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि इसके द्वारा जो मोमेंट एट ए था, इसके द्वारा जो एक्स्ट्रा मोमेंट हो रहा था वो काउंटरएक्ट हो सके। ठीक है, तो अगर ये मोमेंट ऐसे घुमाना चाह रहा था एम ए, जो ज्यादा वैल्यू था, अब ये जो मेरा आर है बॉडी को ऐसे घुमाना चाहेगा, तो ये ऐसे इफेक्ट दे रहा था, है ना, और आर मिल के मेरा ऐसे इफेक्ट दे रहा है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे इफेक्ट दे रहा है। तो आप बताइए दोनों मिलके वनिश कर जाएगा नहीं, जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। इसलिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये आर मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्या लगा दिया? आर लगा दिया। यहाँ पर अगर मैं आर लगाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ भी क्या लगाऊंगा? आर लगाऊंगा। आपके पास आर जो है, ठीक है, आर लगा दिया मैं। यहाँ आपके पास इस बीम का है ना लेंथ क्या है? एल है। इस बीम का स्पान लेंथ कितना है स्टूडेंट्स? एल है। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये जो आर है, आर क्या है? आर एक प्रकार का कपल जनरेट कर रहा है ना, क्योंकि कपल आप लोग जानते हैं कि सेम फोर्स यहाँ लग रहा है, सेम फोर्स यहाँ लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों फोर्स पैरेलल है ना, को-प्लानर भी है। तो ये फोर्स क्या कहलाएंगे? ये फोर्स कहलाएंगे कपल आपस में, आर वाला, दोनों आर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स, है ना। जब ये दोनों फोर्स आपस में कपल कहलाएंगे, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये फोर्स आपस में क्या कहला रहे हैं? कपल। तो कपल क्या द्वारा जो जनरेट मोमेंट किया जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? है ना, आर इंटू क्या हो जाएगा, है ना, मतलब कि फोर्स इंटू, है ना, उसका आर्म ऑफ द कपल, ये होता है। तो आर इंटू एल हो जाएगा। आप ये देखिए यहाँ पे कि आर और अगर इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस आर के द्वारा जो इस पर कपल जनरेट किया जा रहा है, मोमेंट जनरेट किया जा रहा है, उसकी वैल्यू मिल जाएगा हमको, है ना। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते थे स्टूडेंट्स, मोमेंट जनरेटेड बाय कपल इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द आर्म ऑफ कपल। तो यहाँ पर आर्म क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, और ये आर ऊपर लग रहा है, ये आर नीचे लग रहा है। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा? आर इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये कपल के द्वारा मोमेंट जनरेट किया जा रहा है। और ये मोमेंट कितना जनरेट किया जाएगा स्टूडेंट्स? जो फालतू मोमेंट था वही ना जनरेट किया जाएगा, मतलब कि एम ए माइनस एम बी को घटाने के बाद जो मोमेंट जनरेट किया जा रहा था वही ना है, एम ए माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एम बी। ठीक है, एम ए में से एम बी को घटाने के बाद जो मोमेंट हमको मिलेगा उतना ही मोमेंट हमको आर एल वाला चाहिए, मतलब कि कपल के द्वारा काउंटरएक्शन उतना ही चाहिए जितना ज्यादा मोमेंट लग रहा है। क्योंकि आप इधर देख रहे हैं कि मोमेंट इसके डायरेक्शन में एम ए लग रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एम बी लग रहा है, ये एम बी क्या है? एम बी है। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मोमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो हमको कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, जो ज्यादा मोमेंट है, तो उसको जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एम ए माइनस एम बी ज्यादा हो जाएगा, एम ए माइनस एम बी ज्यादा था, इसी के बराबर हमको मोमेंट लगाना था, इसलिए मैंने एक फोर्स आर लगाया और आर्म ऑफ द कपल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास मिल गया आर एल इक्वल टू एम ए माइनस एम बी। ठीक है, बात समझ में आया स्टूडेंट्स? आर एल इक्वल टू एम ए माइनस एम बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आया? चलो, ये बात समझ में आ गया। अब मैं कुछ लिखूंगा, है ना, और लिखूंगा तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए माइनस एम बी, एम ए माइनस एम बी, है ना, डिवाइडेड बाई एल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल, आर की वैल्यू हो जाएगा, मतलब कि इस फिक्स जो मेरा मोमेंट था, फिक्स मोमेंट का जो केस था, मैं उसमें कितना फोर्स लगाऊंगा तो वो चीजें बैलेंस हो जाएगी। तो इसके लिए वैल्यू है मेरा आर इक्वल्स टू एम ए माइनस एम बी। ठीक है, कोई बहुत सारा बुक लिखता है इसको आर को भी लिखेगा, बी इक्वल्स टू लिखेगा एम ए माइनस एम बी बाई एल, है ना, तो घबराना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चे को यही समझ में नहीं आता है ना, बच्चे को क्या नहीं समझ में आता है कि ये आर कहाँ से लग रहा है, वेर इज द लोकेशन ऑफ आर एंड व्हाट इज द कॉज बिहाइंड आर। तो आपने देखा कि ये मेरा, आप लोगों ने देखा कि ये मेरा फिक्स बीम है, ये फिक्स बीम का आज यहाँ पर जो मोमेंट एम ए है, यहाँ पर जो मोमेंट एम बी है, उसके कारण क्या लग रहा है, उसके कारण मुझे एक प्रकार का फिक्स बीम को ये रेसिस्ट करने के लिए यहाँ पे हमको एक रिएक्शन लगाना पड़ेगा, इसको हम बोलेंगे आर। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो, तो अब मैं कुछ लिखूंगा, लिखो इसको। हाँ चलो, तो अब मैं कुछ लिखता हूँ। तो ठीक है, चलो लिखो क्या, लेट, है ना, लेट आर ए एंड आर बी, आर ए एंड, है ना, आर बी
बी द सपोर्ट रिएक्शंस of condition DITION कंडीशन 1। और ये क्या था, फ्री मूवमेंट का। स्टूडेंट्स इस प्रूफ में मैं जितना भी कंडीशन 1 लिखूंगा समझ ले जाना कंडीशन नंबर ये, ठीक है ना, कंडीशन 1 फ्री मूवमेंट वाला है ना। एंड आर मैंने आर ए एंड आर बी मान लिया, एंड मैं मान लेता हूं आर बी द, है ना, आर स्टूडेंट्स क्या मान लिया मैंने, एंड आर बी द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड, है ना, सेकेंड कंडीशन। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट्स मैंने कहा मैं आर ए मान लिया, मैं सपोर्ट रिएक्शन है, आर बी और आर ए मान लिया मैंने, आर ए और आर बी इस कंडीशन के लिए माना और आर इस कंडीशन के लिए माना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ये बताइए, आप यहाँ पर देख रहे थे क्या कि ऐसा मेरा बीम था, है ना, अगर यहाँ पर ज़्यादा मोमेंट लग रहा था तो आर का डायरेक्शन अपवार्ड था, यहाँ पर कम मोमेंट लग रहा था तो आर का डायरेक्शन डाउनवार्ड था। आप लोगों ने देखा था और कैसे कैसे लग रहा था उस चीज़ को आप लोगों ने देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने मान लिया है क्या, आर ए जो है, ये जो मेरा जो है आर जो है ऐसे लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लगेगा कैसे, ऐसे। ये मैं मान लेता हूँ आर ये है और ये है आर। आप यहाँ से समझिए कि आर और आर प्लस आर, ये जो है आर अपवार्ड है, ये आर डाउनवार्ड है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास मैंने ये मान लिया, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, मैं क्या करता हूँ कि आपको, मेरे को लगता है आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये मान लिया आर और आर ए और आर बी मान लिया। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस बीम को देखो, इस बीम को देखो, ठीक है, इस बीम को मैंने दो पार्ट में बांटा था, इसी बीम को मैंने 2 पार्ट में बांटा था। यहाँ पर लोड लग रहा था W, इसी को 2 पार्ट में बांटा था। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो इसको मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम में बांटा था और एक फिक्स मूवमेंट बांटा था। तो यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड में जो रिएक्शन लगेगा वो लग रहा था आर ए, और ये यहाँ लग रहा था सिंपली सपोर्टेड में जो रिएक्शन वो लग रहा था आर बी, चूँकि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, जो मैंने ऐसा दिया। उसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोमेंट ज़्यादा था, है ना, और यहाँ पर मोमेंट कम था, मैंने ऐसा मान लिया है ना, ये डिपेंड करेगा कि लोड किधर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर मोमेंट कम है फिक्स बीम के केस में। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, ये है क्या एम ए, ये है क्या एम बी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं क्या कर रहा था, जहाँ पर मोमेंट ज़्यादा था वहाँ पर अपवार्ड आर लगाता था, तो ये आर हो जाता है, जो कि मैं यहाँ पर मान लिया हूँ। आर जो है सपोर्ट रिएक्शन है किस में, आर जो है सपोर्ट रिएक्शन है किस में, है ना, फिक्स मोमेंट वाला केस में। तो ये आर हो जाएगा अपवार्ड में, और यहाँ जो होगा आर स्टूडेंट्स वो हो जाएगा डाउनवार्ड में। आया समझ में, आर अपवार्ड में हो गया, आर डाउनवार्ड में हो गया। चलो तो स्टूडेंट्स इस पूरा, है ना, इस पूरा ज्वाइंट को देखो, है ना, इस पूरा ज्वाइंट को देखो और एनालाइज करो। चलो, और इस पूरा ज्वाइंट को देखो और एनालाइज करो, है ना, इस ज्वाइंट को देखो और एनालाइज करो। ठीक है, उसके बाद पता क्या चलता है। देखो जब इस ज्वाइंट को हम लोग देखेंगे तो मुझे पता चलता है ये, है ना, इस ज्वाइंट को जब हम देखेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो टोटल रिएक्शन है वो आर डाउनवार्ड लग रहा है। आर डाउन क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, आर, है ना, आर डाउनवार्ड लग रहा है, आर। और इसके अलावा आर बी जो है ना, आर बी जो है स्टूडेंट्स क्या लग रहा है, अपवार्ड लग रहा है।
क्या लग रहा है, आर डाउनवर्ड लग रहा है और आर भी अपवार्ड लग रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको स्टूडेंट्स, आर अपवार्ड लग रहा है आर, और उसके साथ साथ आर ए भी अपवार्ड लग रहा है। तो बताओ यहाँ पर फाइनल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो चूंकि दोनों अपवार्डेड फोर्स लग रहा है और अपवार्ड फोर्स को अगर हम पॉजिटिव मान ले तो ये दोनों जुड़ जाएगा आपस में। इसमें अगर मैं अपवार्ड को पॉजिटिव मानूंगा, डाउनवार्ड को नेगेटिव मानूंगा तो क्या हो जाएगा, ये फाइनल रिएक्शन है ना। आर बी में से आर को घटाना पड़ेगा हमको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं अब एक चीज लिखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, ये कंडीशन एंड आर एफ ए, है ना, यहां पर एंड नहीं देखो, आर एफ ए एंड आर एफ बी द सपोर्ट रिएक्शन है ना, रिएक्शन ऑफ, है ना, क्या रिएक्शन ऑफ कंप्लीट है ना ज्वाइंट एट ए एंड बी इन, है ना, फिक्सेड बीम, जिसका एनालिसिस आप कर रहे हैं। मैंने इस एनालिसिस में क्या मान लिया, इस पूरा का जो रिएक्शन है उसको मैं आर एफ ए मान लिया और इस पूरा का जो रिएक्शन है उसको मैंने मान लिया आर एफ बी। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अब एक बात बताओ, ये बात समझ में आया तो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? ये बात समझ में आया तो मैं कुछ पूछूंगा, जवाब दो इसका। तो स्टूडेंट्स बताओ अब ये कि आर ए की वैल्यू क्या हो जाए, आर एफ ए की, देयरफॉर आर एफ ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर एफ ए यहां पर क्या हो जाएगा, है ना, आर ए बी अपवार्ड लग रहा था और प्लस आर भी अपवार्ड लग रहा था। ये बात समझ में आया? एंड आर एफ बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर बी जो है अपवार्ड तो लग रहा था लेकिन आर जो है डाउनवार्ड लग रहा था, माइनस आर। ये दोनों केस को देख लो, ये स्टूडेंट समझ में आना चाहिए ये चीज़, ये समझ में नहीं आएगा तो है ना बहुत परेशान हो जाओगे, इसलिए समझ लो। और इसी को समझाने के लिए मैंने इतना मेहनत किया, अभी देखो पसीना चल रहा है, इसीलिए समझाने के लिए चलते। ठीक, चलो है ना, समझो। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए और आर बी समझ में आया, ठीक है। तो आर एफ ए आर एफ बी कंप्लीट मैंने सपोर्ट रिएक्शन मान लिया था, है ना, फिर सिंपली सपोर्टेड फिक्स बीम का। और स्टूडेंट्स यहाँ से अगर आप निकालने चलो वेयर, है ना, वेयर मैंने क्या लिखा, मैं ये लिखूंगा आर इक्वल्स टू क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, मैंने जो एनालिसिस किया था थोड़ा देर पहले उसमें आर इक्वल्स टू क्या हो रहा था, एम ए, है ना, माइनस एम बी डिवाइडेड बाई एल हो रहा था, जहाँ एल क्या है स्पान लेंथ है, एम ए क्या है मोमेंट रिएक्शन है, रिएक्शन मोमेंट ए है, एम बी क्या है रिएक्शन मोमेंट बी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये था, ठीक है। और जहाँ पर मैंने मान लिया था सिंस, है ना, मोमेंट एट ए जो था मैं बड़ा मान लिया था किससे, मोमेंट एट बी से, मैंने इसको ऐसा कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ चुका होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो इसको फटाफट लिखो, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और इसको फटाफट लिखो। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि मैं कुछ कर लेता हूँ। चलो दूसरा पेज में चलते हैं, है ना, मैं इन पे पहुँच चुका हूँ, हाँ दूसरा पेज में चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात यह है कि मैं अब इतना चीज़ सिखा चुका हूँ आपको, सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे इसमें। तो सपोर्ट रिएक्शन की वैल्यू आर एफ बी समझ में आ गया। अब उसके बाद समझ में मैं समझाऊंगा कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस करने मैं एनालिसिस ही अभी तक कर रहा हूँ इसका, मैं सपोर्ट रिएक्शन निकालना सिखाया, ठीक है, किसका, तो फिक्स बीम का। अब मैं सिखाऊंगा, चलो उसमें कुछ न कुछ रिलेशन फाइंड करता हूँ, ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स, ये जो पहला इससे पहले वाला जो फिगर है इसमें ये देखो, ये मेरा क्या है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये मेरा क्या है, ये मेरा है, ये भी मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, लेकिन ये मेरा किसका है, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है केस नंबर 2 का, ये केस नंबर 1 का है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैं एक स्ट्रिप काटूंगा। क्या काटूंगा स्टूडेंट्स, स्ट्रिप काटूंगा। मैं मान लेता हूँ इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैं यहाँ एट ए डिस्टेंस एक्स में क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक स्ट्रिप काट रहा हूँ,
है ना। यहाँ से स्ट्रिप का डिस्टेंस क्या है, x है ना। उसके अलावा इस डायग्राम में भी सेम जगह पर मैं स्ट्रिप करूँगा, x स्ट्रिप यहाँ से डिस्टेंस x पे, ठीक है। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि इंड ए से x डिस्टेंस पर बोथ द डायग्राम्स मैंने स्ट्रिप काटा। क्या काटा, स्ट्रिप काटा। इंड ए से लेके इंड ए से इधर क्या काटा मैंने स्टूडेंट्स, एक स्ट्रिप कंसीडर किया। तो जब मैं स्ट्रिप कंसीडर करूंगा तो मेरा जो स्ट्रिप का जो साइज होता है, शेप होता है, कुछ इस प्रकार का होगा स्टूडेंट्स। ये मैं स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं इस प्रकार का स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूँ, जिसका थिकनेस बहुत कम होगा, dx थिकनेस मान लो। कितना मान लो, dx मान लो। क्या मान लोगे स्टूडेंट्स, इसका थिकनेस है ना, इसका थिकनेस मान लो है ना dx है, dx थिकनेस मान लो, ठीक है। क्या मान लो, थिकनेस मान लो इसका dx है। बात समझ में आई। मैंने क्या किया, इसका जो है डिस्टेंस x पर मैंने एक स्ट्रिप काटा dx, इसका मैंने डिस्टेंस x पर भी मैंने इसमें एक स्ट्रिप काटा, जिसका थिकनेस क्या है, dx है। दोनों स्ट्रिप का थिकनेस मैंने काट लिया। चलो अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं ये मान लेता हूँ कि है ना, मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो मेरा dx स्ट्रिप पर जो मेरा मोमेंट की वैल्यू है, मोमेंट की वैल्यू ये मान लेता हूँ मैं, इसको μ1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, है ना। इस पर जो मोमेंट है, इस स्ट्रिप पर यानी कि इस सेक्शन पर जो मैं मोमेंट मान लेता हूँ ये म्यू डैश है। और इस पर जो मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, म्यू, मैं मान लेता हूँ इसको है म्यू मान लेता हूँ। मैंने एक को मान लिया क्या, म्यू डैश, एक को मान लिया म्यू। क्या मान लिया स्टूडेंट्स, एट दिस स्ट्रिप द वैल्यू ऑफ मोमेंट इज म्यू, एंड इस पर मान लिया मैंने म्यू डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आया कि नहीं। म्यू और म्यू डैश मैंने इसका यहाँ पर मोमेंट मान लिया। बात समझ में आया स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया म्यू और म्यू डैश क्या, मोमेंट। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स कि इस होल डायग्राम जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मान लेता हूँ कि ये है, ये होल डायग्राम जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेता हूँ कि यहाँ पे है। ठीक है, मैं इसको मानता हूँ स्टूडेंट्स, है ना, एक्स बार मानता हूँ। क्या मानता हूँ, एक्स बार डैश मान लिया, इसको एक्स बार मान लिया। ठीक है, क्या मैं ये मान लिया कि इस डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा यहाँ से एक्स बार डिस्टेंस पे है। सिमिलरली मैं मान लिया कि यहाँ से एक्स बार डिस्टेंस पर क्या, एक्स बार डैश डिस्टेंस पे जो है इस डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब कि सेंट्रॉयड है। क्या है ये, क्या है स्टूडेंट्स, सेंट्रॉयड है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है इसका सेंट्रॉयड। ठीक है, चलो अब मैं जितना भी चीज माना हूं उस सब चीज को लिखूंगा, है ना। मैंने मान लिया क्या, क्या मान लिया मैंने स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया लेट म्यू बी द, है ना, क्या मान लिया, मोमेंट। पहले मैं सेक्शन कंसीडर करके क्या हूं उसको लिखूंगा, है ना। लेट कंसीडर section at a distance, at a, है ना, at a distance x from, है ना, left from end A of both the क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मोमेंट डायग्राम, है ना, वन केस और टू केस मैं दोनों को साथ में ले रहा हूँ, है ना। वन, है ना, एक यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट्स, एंड टू, मैं वन और टू दोनों केस को एक साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लिया एक सेक्शन एक्स डिस्टेंस पे और उस पर मैंने मान लिया ये चीज़ है। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, है ना, ऑल्सो मैं मान लिया क्या, है ना, म्यू इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, है ना,
मोमेंट एट, है ना, एट सेक्शन एक्स एक्स, है ना, एट सेक्शन है ना एक्स एक्स इन, है ना, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मतलब समझ रहे हैं ना, केस नंबर 1 के बारे में बात कर रहा है ये। इसके अलावा मैंने मान लिया म्यू डैश क्या है स्टूडेंट्स, मोमेंट है एट सेक्शन एक्स एक्स इन, है ना, फिक्सेड, है ना स्टूडेंट्स, क्या ये फिक्सेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आया। अब मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट्स क्या, ये मैंने मोमेंट ही मान लिया। मैं मान लिया कि x जो है स्टूडेंट्स, है ना, x बार जो है ना, सेंट्रॉयड ऑफ, क्या मान लिया स्टूडेंट्स, है ना, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सेंट्रॉयड मैंने मान लिया। y बार x बार डैश जो होगा स्टूडेंट्स, x बार डैश, उसको मैं मान लिया क्या, है ना, सेंट्रॉयड ऑफ, है ना, फिक्सेड, है ना, बी एम और डी, सेंट्रॉयड ऑफ फिक्सेड BMD और सेंट्रॉयड ऑफ फ्री BMD मैंने मान लिया। चलो अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, ये ठीक है स्टूडेंट्स, आप बात समझो। हाँ आप देखो स्टूडेंट्स कि जो मेरा केस 1 और केस 2 है, यहाँ देखो, यहाँ केस 1 और केस 2 है। अगर मैं यहाँ पर इस सेक्शन पर मोमेंट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट एट एक्स एक्स लिख सकता हूँ, क्या ये मोमेंट और प्लस ये मोमेंट मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और ये बात ध्यान कर लो, ये जो मेरा हॉगिंग मोमेंट है, ये है मेरा सैगिंग मोमेंट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं मोमेंट एट एक्स एक्स लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एंड नाउ, अगर यहाँ से मैं लिखना चाहूँ नाउ, है ना, मोमेंट एट एक्स एक्स पूरा कंप्लीट डायग्राम में अगर देखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ म्यू माइनस म्यू डैश। म्यू क्या है स्टूडेंट्स, फ्री BMD का मोमेंट है जो कि सैगिंग मोमेंट था। म्यू डैश है फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मोमेंट जो कि हॉगिंग मोमेंट था। बात समझ में आया। ये मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब वहाँ चलेंगे हम लोग, है ना। तो मैं x को लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स क्या, विच इम्प्लाई, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ EI, क्या लिख सकता हूँ, EI इंटू d2i अपॉन dx स्क्वेयर इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स क्या, है ना, म्यू माइनस म्यू डैश। चूंकि आप लोगों ने जाना था कि जो मेरा स्लोप डिफ्लेक्शन चैप्टर था वो पूरा इसी फॉर्मूला पर बेस था, जो कि मोमेंट होता था बराबर होता था इसके EI इंटू डी2 अपॉन dy अपॉन dx स्क्वायर के बराबर होता था मेरा मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको ऐसे कहा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करने चलूँ तो आप मुझे बताएंगे क्या स्टूडेंट्स। चलिए इंटीग्रेट करता हूँ इसको, है ना, ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। अब मैं अगर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस चीज़ को दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग हमको ये बताओ। मुझे मिल जाएगा क्या, EI, है ना, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, EI इंटू dy/dx जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो इक्वल्स मिल जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, EY इंटू, अगर dy/dx के बारे में बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, EY इंटू dy/dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन म्यू x हो जाएगा माइनस म्यू, है ना, डैश x हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इस दोनों का क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन होगा। या फिर ये समझिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से L के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको हम अगर लिखना चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड वे में लिखना चाहूँगा। ठीक है, मॉडिफाइड वे में लिख रहा हूँ, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, म्यू dx इंटू, है ना, ये किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से L में, और माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से L में, है ना, म्यू डैश dx। ये बात समझ में आया, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ 0 से L में और म्यू dx और इंटीग्रल ऑफ 0 से L में म्यू डैश dx हो जाएगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये हो जाएगा। चलो अब मैं यहाँ पर, आप लोग इंटीग्रेशन सेमेस्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का एक मीनिंग ये होता था,
अगर मैं किसी स्ट्रिप को मैं अगर क्या करूं, किसी स्ट्रिप को अगर उसके इंटायर फिनोमेनन में मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं, है ना, 0 से L तक, तो उसका एरिया मिल जाएगा स्ट्रिप के द्वारा कवर्ड एरिया। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हमको ये दिखाओ कि ये मेरा था स्ट्रिप जो है dx है, क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रिप है dx, ये है मेरा स्ट्रिप थिकनेस, इसका dx थिकनेस है, और मैं ये मान लिया हूँ म्यू डैश यहाँ पर मोमेंट है, क्या है यहाँ पर, यहाँ म्यू डैश मोमेंट है, यहाँ पर म्यू मोमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैं जीरो की बात करता हूँ, जीरो की, मैं हायर कंसेप्ट नहीं पढ़ाता कभी भी, मैं जीरो की बात करता हूँ, तो मैं अभी जीरो से ही चलूँगा, है ना। किसी को इतना बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बोरिंग है तो चले जाओ उठ के, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, मैं समझा के रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये जो मेरा है dx थिकनेस का, अब देखो स्टूडेंट्स थिकनेस इसका dx है, लेकिन इसका हाइट क्या होगा स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर मोमेंट की इंटेंसिटी होगी वो इसका हाइट होगा, तो यहाँ पर हाइट जो होगा स्टूडेंट्स क्या है, म्यू डैश है। अगर मैं इस थिकनेस को dx को बहुत एलिमेंट्री थिकनेस मानूं तो क्या होगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा मेरे बहादुर, इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा dx मल्टीप्लाइड बाई म्यू डैश, यही होगा इस रेक्टेंगल का, इस स्ट्रिप का। अब ये बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया को अगर हम 0 से लेके L तक के बीच में इंटीग्रेट कर दें तो क्या ये पूरा एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर मैं इस रेक्टेंगल के स्ट्रिप को पूरा से 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर दूं, x की इंटेंसिटी 0 से लेके L तक रख दूं, तो क्या इस पूरा एरिया, ये पूरा एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मैं उस एरिया को मान लिया अगर a डैश, तो कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से मैं इसमें क्या करता हूँ, ये मेरा x थिकनेस, ये मेरा जो है dx थिकनेस का जो मेरा स्ट्रिप है उस पर मोमेंट की वैल्यू क्या है, म्यू है, तो यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, म्यू मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dx। ये म्यू क्या है स्टूडेंट्स, मोमेंट है, क्या है, मोमेंट है। आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम का जो हाइट है वो मोमेंट की इंटेंसिटी शो करता है, आई समझ में बात। ये जो डायग्राम है इसका हाइट मोमेंट की इंटेंसिटी शो करेगा, तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dx हो जाएगा, बात समझ में आई। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये म्यू इंटू dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dx इंटू म्यू डैश, और ये म्यू इंटू dx हो गया, दोनों बात बराबर है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूँ एरिया ऑफ दिस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये मोमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डायग्राम मैंने इसका एरिया मैंने मान लिया a है, और इसका मैंने एरिया मान लिया क्या, a डैश है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका कंप्लीट एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से L में इंटीग्रेशन होगा तब जाके ये कंप्लीट एरिया मिलेगा हमको। उसी प्रकार से 0 से अगर L में इंटीग्रेशन मिल जाए तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व होता है स्टूडेंट्स, याद है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज नोन एज द डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, हम तो यही जानते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और y एक्सिस, कोई एक्सिस रिस्पेक्ट में निकालो तो क्या हो जाएगा ये। चलो स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पर क्या किया, 0 से L में dx इंटू म्यू डैश को मैं a डैश लिख सकता हूँ, इसी प्रकार से इसको मैं a लिख सकता हूँ। चलो तो स्टूडेंट्स आओ कंसेप्ट नंबर 4 में। चलो तो मैंने इस दोनों का वैल्यू लिख दिया था स्टूडेंट पीछे वाला में, क्या हो 0 से अगर म्यू इंटू dx हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा a डैश, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उस पर हम लोग विचार करने वाले हैं, है ना, छोड़ेंगे कैसे, विचार करने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूं तो ये मैं इसको यहाँ से यहाँ बढ़ा के लेता हूँ, देखियो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से L में है, ये L जो आपको दो दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया है ना, L यहाँ पर होगा। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम अगर बढ़ाना चाहे तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इसका तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से 0 से L अगर लिमिट लगाया हूँ तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, अगर इसको मैं सोल्व करने जाऊँ तो मेरे पास ये अगर लिमिट रहने देता हूँ तो मैं dy अपॉन dx स्क्वायर लिखूँगा, dy अपॉन dx स्क्वायर, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन का काम करूँगा तब ना मैं इसका स्टेप गैप करूँगा, नहीं तो मैं इस पर इंटीग्रेशन लिया हूँ 0 से L लिमिट में, तो क्या मैं गैप कर सकता हूँ, कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करके मैं करूँ तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से L में e इंटू dy अपॉन dx का इंटीग्रेशन करूँगा तो e i इंटू dy बाई dx है ना, वो मिल जाएगा, और इसकी जो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 से लेकर L के बीच में होगा, कितना होगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल्स ये जो है ये वैल्यू हमको दे देगा क्या, a, मैंने पिछले बताया था a दे देगा ये, और ये दे देगा क्या, माइनस a डैश, क्या दे दिया, a माइनस a डैश। चलो ये बात समझ में आया, ठीक है।
चलो स्टूडेंट्स, अब ये समझ में आया तो हमको एक बात बताओ, अगर ये जो मेरा फिक्स बीम था, हाँ, इस फिक्स बीम का जो डिफ्लेक्शन कर्व मैंने बनाया था वो कुछ इस प्रकार का था। बताओ, अगर x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पर होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई स्लोप नहीं होगा यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू अगर यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से अगर l रख दिया जाए तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन और कोई स्लोप नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर दो बाउंड्री कंडीशन हम लगा सकते हैं, x इक्वल टू 0 पर डिफ्लेक्शन स्लोप इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पर भी स्लोप इक्वल टू 0। बात समझ में आया? तो चलो, अगर x इक्वल टू l पर स्लोप 0 हो रहा है, 0 पर भी 0 हो रहा है, तो मुझे मेरे पास काम आसानी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। when x इक्वल टू 0 then dy by dx इक्वल टू 0 एंड अगर मेरे पास x इक्वल टू अगर l है तो भी क्या है स्टूडेंट्स, dy by dx है ना। क्या होगा स्टूडेंट्स, है ना, dy नहीं होगा, dy होगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाँ, देन dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0। दोनों कंडीशन है स्टूडेंट्स। अगर इसका लिमिट हम हटाएंगे तो यही दोनों कंडीशन पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो पहले l पुट कीजिएगा तो ये क्या dy by dx क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में 0 ही है। 0 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a माइनस a डैश। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमको मिल जाएगा a इक्वल्स टू a डैश मिल जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। और दिस इज ये एक ऐसा स्टेटमेंट हमको मिला है जिस पर हम लोग पूरा फिक्स बीम का बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बोले क्या लिख सकते हैं ना, है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ, है ना, फ्री BMD, है ना, एरिया ऑफ फ्री, है ना, एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल्स टू BMD लिखिए, इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बात समझ में आया? एरिया ऑफ जो फ्री BMD था वो इक्वल किसके है, एरिया ऑफ फिक्स BMD के। मैंने यही ना किया था, ए जो है और ए डैश है, क्या है स्टूडेंट्स, देखो थोड़ा सा फ्लैक्स देखो मैं पीछे। ए जो है क्या है, इसका पूरा एरिया था ना ए डैश, और इसका एरिया ए है, तो मैंने ए लिख दिया एरिया ऑफ फ्री BMD और ए डैश लिख दिया एरिया ऑफ फिक्स BMD। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया स्टूडेंट्स। इसको हाईलाइट कर लो, क्या कर लो, इसको क्या कर लो, हाँ, इसको, है ना, ये जो टर्म मैं लिखा हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको, है ना, हाईलाइट करो। तो हाईलाइट करो फटाफट, क्या करो, हाईलाइट करो इसको। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को तो मैं एनालिसिस कर रहा था अभी तक। ठीक है, चलो अब बात आती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट। मैंने ये क्या किया स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो इक्वेशन मिला था, मेरे पास इक्वेशन मिला था इंटीग्रल ऑफ, है ना, मेरे पास इक्वेशन क्या मिला था स्टूडेंट्स, इससे भी पहले मेरे पास इक्वेशन मिला था, है ना, ei इंटू dy अपॉन dx स्क्वायर, ei इंटू dy अपॉन dx स्क्वायर मेरे पास इक्वेशन मिला था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स, इसका इक्वल्स टू हो रहा था म्यू माइनस म्यू डैश। ठीक है, मैंने ये मान लिया। देखो स्टूडेंट्स, इतना डिटेल में कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास टाइम में नहीं होता है टीचर के पास। तो तुमको इतना डिटेल में मैंने यही लिखा था इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, है ना। क्या हो गया स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन इसको, है ना, क्या मान लिया स्टूडेंट्स, इसको 1 मान लिया। ये जो मेरा रिजल्ट निकला इसको मैंने 2 मान लिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ये मेरे पास इक्वेशन मिला था स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं मैन्युअली, है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x। अगर x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, x इंटू ei, है ना। अब तुम लोग बहुत ज़्यादा मैथ सीख लिए हो, dy अपॉन dx स्क्वायर। तो एक चीज़ को सॉल्व करके दिखाओ, म्यू माइनस म्यू डैश होगा, इसमें भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू म्यू डैश इंटू x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलो अब ये तुम लोग तो सीख चुके हो, है ना, और तुम लोग तो सीख चुके हो, उसके बाद बहादुर भी हो, है ना। क्या बंद कर रहा है, तुम लोग सीख चुके हो और बहादुर भी हो। तो स्टूडेंट्स देखो,
अब ये चीज़ जो है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। ऑन इंटीग्रेटिंग है ना, वी गेट, दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुमको मिलने वाला है ई आई, है ना, इनटू, अगर करके देखना, नहीं करने आएगा ना तो हमको बताना है, डी वाई डी एक्स, है ना, माइनस वाई। इसका जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, है ना, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है हमको, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, है ना। ये कहाँ से आएगा, तो आइलेट अप्लाई करो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करो, एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानो, है ना, एक्स को क्या मानो, एक्स कहाँ गया, एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानो, और ये ई आई कॉन्स्टेंट है, और डी टी वाई अपॉन डी एक्स इसको सेकेंड फंक्शन मान लो, इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, उसके अनुसार आराम से सोल्व कर लोगे तो मिल जाएगा तुमको ये। तो एक्स माइनस, है ना, एक्स डी वाई डी एक्स माइनस वाई हो गया, इक्वल्स क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, म्यू इंटू एक्स है ना, तो मैं मान लेता हूँ सर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इसका, म्यू इंटू एक्स है, म्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको 0 से L में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका भी लिमिट पुट कर दो 0 से L में, इसका मुझे फायदा मिलने वाला है, इसलिए मैं इसको इसी टर्म में रख रहा हूँ, म्यू डैश इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है, और ये भी 0 से L में हो जाएगा, क्या है, म्यू डैश इंटू एक्स डी एक्स, और ये क्या है, म्यू इंटू एक्स डी एक्स, है ना। दिमाग के गेट को ओपन कर लो और चलो पिछला वाला, है ना, पिक्चर में, ये पिक्चर है, देखो क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन था म्यू डैश इंटू एक्स, क्या था, म्यू डैश इंटू एक्स, मतलब कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, ये जो मेरा म्यू डैश वाला तो यही है, और म्यू डैश इंटू एक्स कहने का मतलब क्या है, ये है डिस्टेंस एक्स, ये है म्यू डैश, ये है म्यू डैश, ठीक है। देखो ये जो मोमेंट है, इस मोमेंट का इस एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं, है ना। ये जो मेरा लाइन है, ये मेरी जो हाइट है, इस हाइट का हम इस एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो मेरा हाइट है, तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या था पहले वो लिखता हूं मैं, देखो एक्सप्रेशन था तुम्हारे पास, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L, है ना, म्यू डैश इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं म्यू डैश इंटू डी एक्स के बारे में पहले से बताया था क्या, कि ये स्ट्रिप का एरिया है, और इस स्ट्रिप के एरिया से अगर मैं इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बताओ कि इस एरिया का इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मोमेंट मिलेगा, मतलब कि इस एरिया का इस पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट मिल रहा है, ठीक है, इस एरिया का इस पॉइंट के अबाउट हमको क्या मिल रहा है, मोमेंट मिल रहा है। अब ये बताओ, इस एरिया का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट मिल रहा है, और इस चीज को अगर हम ये 0 से अगर L तक इंटीग्रेट कर दें तो ये बताओ कि इस होल एरिया का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मतलब कि इस चीज का मीनिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए डैश एक्स बार डैश, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड पॉइंट मैंने एक्स बार माना है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए डैश इंटू एक्स बार डैश, इस होल, है ना, एक्सप्रेशन का मीनिंग हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये मेरे पास एरिया था, इस एरिया से एक्स मल्टीप्लाई किए तो इस एरिया का मोमेंट दे रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो मैं अगर इसको 0 से अगर L तक इंटीग्रेट कर दूं तो इस होल एरिया का, है ना, इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट मिल जाएगा, मतलब कि इस होल एरिया का इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट क्या होगा, तो होल एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार, तो होल एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार, ये हो गया स्टूडेंट्स। एक्स स्मॉल नहीं, एक्स कैपिटल है तो कैपिटल लिख दो। बात समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, अगर टॉस डिटेल में पढ़ना है तब यहाँ आना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो मैं क्या किया, इस चीज के बारे में मैंने बताया कि म्यू इंटू एक्स डी एक्स जो है वो क्या है, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, ए एक्स बार हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए डैश एक्स बार डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, तो चलो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस वाई 0 से L, इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, है ना, एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, तुम लोग तो बहादुर हो ही, है ना, क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स बार,
माइनस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए डैश इंटू एक्स बार डैश ना, क्योंकि ये एरिया जो है ये एरिया का मोमेंट है, तो ये मैंने एरिया का मोमेंट लिख दिया। वो किस एरिया का मोमेंट था, सेकेंड फिगर का, ये फर्स्ट फिगर का मोमेंट है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलो अब देखो ये चीज़ मिल गया। और फिर से बाउंड्री कंडीशन अगर लगाएं हम s इक्वल टू 0 तो है ना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लगाओ नाउ है ना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 0 है ना, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन भी 0 होगा और उसके अलावा dy/dx की वैल्यू भी, स्लोप भी 0 हो जाएगा। क्योंकि में स्लोप भी है और डिफ्लेक्शन भी है, y जो है स्टूडेंट्स क्या है, उसमें डिफ्लेक्शन है, याद रखना। तो dy/dx भी 0 मिल जाएगा है ना, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो dy/dx भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा है ना। और वेन एंड अगर x इक्वल टू हम l भी पुट करें तो y इक्वल टू भी 0 होगा और dy/dx भी 0 होगा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस फिक्स बीम का है ना नेचर देखा है ना, फिक्स बीम का नेचर आप लोगों ने देखा है। इस बीम का नेचर देख रहे हैं यहाँ पर dy/dx है भी 0 है और x भी y भी 0 है, यानी स्लोप भी और डिफ्लेक्शन भी दोनों 0 है, इसीलिए तो ये फिक्स सपोर्ट है ना। इसलिए मैंने तो बाउंड्री कंडीशन पहले ही पढ़ा दिया हूँ मैं। चलो तो ये चीज़ समझ में आ रही है, s इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 और dy/dx की वैल्यू 0 होगी, x इक्वल टू l पर y इक्वल टू 0 और dy/dx की वैल्यू 0 हो गया, 0 पर भी 0 y पर l पर भी 0। तो अब ये बताओ इस दोनों लिमिट में अगर पुट करें हम, दोनों लिमिट अगर पुट करें तो बताओ ये वैल्यू पूरा हमको 0 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अगर दोनों लिमिट पूरे पुट करेंगे है ना। देयरफॉर है ना ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए एक्स बार है ना, ए एक्स बार डैश एक्स बार माइनस ए डैश एक्स बार। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इम्प्लाई अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, ए एक्स बार इक्वल्स है ना ए डैश एक्स बार डैश, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए डैश एक्स बार डैश इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलो ए डैश इंटू एक्स बार डैश है, इंटू है ये है ना, मैं लिख दिया ऐसा। अब देखो स्टूडेंट्स a इक्वल टू ए डैश मैंने इक्वेशन नंबर 1 से प्रूव किया था, इससे पहले मैंने जो हाईलाइट किया था उसका क्या काम था, देखो a इक्वल टू ए डैश मैंने प्रूव किया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 है ना। ना क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स है ना, इसी को मैं रिपीटली लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। ए एक्स बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए डैश एक्स बार डैश, तो विच इम्प्लाई है ना ए इक्वल टू ए डैश है तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा है ना एक्स बार डैश। तो ये क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ पर ए इक्वल टू ए डैश है ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो मैंने क्या किया कि मैंने ये चीज़ बता दिया कि जो एक्स बार डैश है, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स बार डैश, इस कहने का मतलब ये है, इससे कहने का मतलब है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये इसका मतलब होगा क्या, सेंट्रॉयड ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री BMD है ना इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स है ना, सेंट्रॉयड ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बात समझ में आया? सेंट्रॉयड ऑफ फ्री BMD इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेंट्रॉयड ऑफ फिक्स्ड BMD। तो आज के इस प्रूफ से मैंने 2 चीज़ प्रूफ किया कि किसी फिक्स बीम को है ना, अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को समअप करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ, चलो है ना, पढ़ाई जो होना था आज के लिए वो एक सफिशिएंट है। तो इस बीम के मैंने ये प्रूफ किया क्या कि जो किसी बीम का जो फ्री BMD का जो एरिया होगा वो फिक्स BMD के एरिया के बराबर होगा, अगर वो बीम फिक्स बीम है तो। उसके अलावा मैंने ये भी पढ़ा कि अगर किसी बीम में मान चलिए कोई मेरा फिक्स बीम है तो उसको मैं 2 पार्ट में एनालाइज करता हूँ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक फ्री मोमेंट में इसको एनालाइज करता हूँ। और इसको एनालाइज करने के लिए मेरे पास एरिया ऑफ फ्री BMD इक्वल टू एरिया ऑफ फिक्स BMD होता है, उसके अलावा सेंट्रॉयड ऑफ फ्री BMD इक्वल टू सेंट्रॉयड ऑफ फिक्स BMD होता है। इस बात को मैंने आज प्रूफ किया स्टूडेंट्स। बात सही है ना, बात समझ में आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है ना। तो चलो
इसी ये जो पूरा चीज़ है उसको देखने के समझ में पहले है ना एक एक करके पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ चीज़ लिखा था, इसमें एक चीज़ और घुसा देना तुम लोग, है ना। ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्री बी एम डी और ए डैश इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिक्स बी एम डी मान लेना पहले से, तो ये हो जाएगा। चलो, और इसके अलावा ये सारा चीज़ है, तो ये सब चीज़ दिखा सकते हो इसमें, एक्स डिस्टेंस पर ये, डी एस डिस्टेंस पर ये लिए है, ये लिए है, इसको दिखा सकते हो। ये मत लिखना, है ना, ये मत लिखना, ये नहीं लिखना, ये और ये, देखिए इसको मैंने किसके लिए लिखा था, समझाने के लिए लिखा था। अगर समझते होंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत लगता है तो उसको साइड में लिख भी सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि कंप्लीटली मैंने आज, है ना, फिक्स बीम का एनालिसिस कर लिया। इस पर मैं एक दो स्पेशल केसेस देखूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एनालिसिस ऑफ फिक्स बीम दी मैंने फिक्स बीम्स में यूनिट नंबर 3 का एनालिसिस मैंने कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियोस यूट्यूब पर भी जाएगा एज वेल एज यूट्यूब पर भी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, है ना, और कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, है ना। चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और नए तो नहीं ही हो गए, क्योंकि बहुत दिन पहले से पढ़ाई चल रही है। चलो फिर कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, है ना। धन्यवाद।